वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज एकेडमी। माई सेल्फ ओलिविया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना है कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये एक ऐसा कानून और नियमों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव की सर्वगुण विकास होता है। तो यही है संविधान, जिस कानून और नियमों की एक ऐसे संग्रह है जो मानव की सर्वगुण विकास करते हैं, यही है संविधान। तो संविधान की जो मुख्य रूप है वो दो प्रकार की होते हैं, एक है लिखित संविधान और एक है अलिखित संविधान। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? तो जो नियम और कानून लिखित अवस्था में रहते हैं वो ही है लिखित संविधान। तो इस लिखित संविधान के अंडर में किस किस देश आते हैं, किस किस कंट्रीज आते हैं? इंडिया आते हैं, स्विट्जरलैंड आते हैं, यूएसए आते हैं। ये सब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं। और एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो सब देश है वर्ल्ड में लिखित संविधान के अंडर में, उनमें भारत है, इंडिया है सबसे बड़ी लिखित संविधान वाले कंट्री। इंडिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है और सबसे छोटे लिखित संविधान है मोनाको। ठीक है, पहले थे अमेरिका थे सबसे छोटे वाले, बट अब मोनाको है। तब तो अलिखित संविधान क्या है? तो अलिखित संविधान सुनकर ये लगता है कि जो लिखित नहीं होता वही है अलिखित संविधान। तो हाँ, यही है, बट ये किसके आधार पर होता है? ये होता है रीति रिवाज, परंपरा, नए निर्णय, इसके आधार पर होता है ये अलिखित संविधान। तो ये अलिखित संविधान के अंडर में किस किस देश आते हैं? वो आते हैं वो आते हैं इजराइल आते हैं, सऊदी अरब आते हैं, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ये सब देश अलिखित संविधान है, ये सब देश। ठीक है, तो आज हमारा एक्चुअल टॉपिक है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो स्टार्ट से एंड तक देखते रहिए। तो फर्स्ट क्या बोला गया? इन द ईयर 1934 द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was given for the first time by एम.एन. रॉय। तो क्या बोला गया कि संविधान बनाने का जो आइडिया पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिए गए थे। एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय। तो मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में पहली बार ये संविधान बनाने का जो आइडिया है वो दिए थे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 1935 में जो नेशनल कांग्रेस है इंडिया की, वो फर्स्ट टाइम डिमांड किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए फर्स्ट टाइम डिमांड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। उसके बाद क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू जी ने वो कांग्रेस के बिहाफ में, आईएनसी के बिहाफ में कुछ कहा था। वो यही कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रांचिस। तो इन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री इंडिया की किया जाए और फ्रेम्ड करते वक्त हमारे ऊपर कोई आउटसाइडेड इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी बाहर का देश का, किसी बाहर के व्यक्ति का, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो फ्रेम किया जाएगा वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी। ठीक है, और इसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो इलेक्टेड रहेंगे बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रांचिस। ओके, तो इसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो एडल्ट के बेसिस पे होंगे, एडल्ट के इलेक्शन के बेसिस में होंगे, और यहाँ पे कोई बाहर की, कोई व्यक्ति का, कोई देश का इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट पे बोला गया दिस डिमांड एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो यहाँ पे बोला गया दिस डिमांड,
ये डिमांड, जवाहरलाल नेहरू जी का जो ये डिमांड वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके द्वारा? अगस्त ऑफर 1940 का अगस्त ऑफर के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जवाहरलाल नेहरू जी का ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, तो अगर आपको पूछे अगस्त ऑफर किस साल का है? 1940 का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिमांड फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। In 1942, Sir Stafford Cripps came to India. 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स इंडिया पे आए। ठीक है, इंडिया पे आए एंड ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे बोला गया कि तो उसके बाद 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स इंडिया में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक ड्राफ्ट प्रपोजल देते हैं और वहाँ पे बोला होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्वाधीन संविधान होनी चाहिए। बट ये क्रिप्स का जो प्रपोजल्स है ये मुस्लिम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लोग जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए, Muslim League wanted the Cripps proposals rejected by the Muslim League। ठीक है, तो उन लोगों ने ये प्रपोजल क्रिप्स का रिजेक्ट कर दिया और MK गांधी was also called it post dated check। क्रिप्स की ये प्रपोजल को MK गांधी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स ने जो ये प्रपोजल दिया इसको क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है और इसको MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला हुआ है और इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। Muslim League wanted India to be divided into 2 autonomous states with 2 separate constituent assembly। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि मुस्लिम लोग जो है वो चाहते हैं इंडिया 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाए और उन 2 स्टेट्स की 2 अलग अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। वो लोग चाहते हैं 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो और इंडिया 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाए। बट क्या हुआ? फाइनली अ कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू इंडिया इन 1946। फाइनली इंडिया में 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया एंड दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो रिजेक्ट कर दिए मुस्लिम की जो ये आइडिया थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कैबिनेट मिशन आकर रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। और देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाई गई थी नवंबर की 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो 1946 की नवंबर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की द्वारा, फॉर्मुलेटेड द कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये है। तो नेक्स्ट क्या है? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो कुछ फीचर्स होंगे, कुछ फीचर्स भी बनाए हैं। तो वो क्या क्या है? तो देखिए, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। पहला फीचर ये है कि टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है वो 389 होगी और उनमें से ब्रिटिश इंडिया के लिए एलोकेट किया जाएगा 296 सीट्स। यहाँ पे बोला हुआ है 296 सीट्स were to be allocated to British India and 93 seats to the princely states। ठीक है, तो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए एलोकेट किया जाएगा और 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए एलोकेट किया जाएगा। तो उसके बाद क्या है? ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वेर टू बी एलोकेटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन।
ठीक है। तो देखिए कि ये जो मेंबर इलेक्ट किए जा रहे हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। तो वो मेंबर इलेक्ट करेंगे उस जगह की पॉपुलेशन के अनुपात के हिसाब से। तो उस जगह की पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे होगा, तो ये याद रखिएगा 1 मिलियन पॉपुलेशन से 1 सीट मिलने वाला है। हर 1 मिलियन पॉपुलेशन से 1 मेंबर को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बोलना भूल गई, तो ये 296 जो एलोकेट है ब्रिटिश इंडिया के लिए, उसमें भी एक स्टोरी है। तो ये है कि ब्रिटिश लोग की ठीक है, इसके एक स्टोरी है कि ब्रिटिश लोग की जो सीट है 296, उसमें 292 मेंबर्स 11 गवर्नर्स प्रोविंस से लिए जाएंगे। 292 मेंबर्स 11 गवर्नर प्रोविंस से लिए जाएंगे। और जो 292 के बाद 4 बचे हुए मेंबर्स होंगे वो चीफ कमिश्नर से लिए जाएंगे। ये आप नोट कर लीजिए, 292 मेंबर्स 11 गवर्नर प्रोविंस से लिए जाएंगे और बचे हुए 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नर से लिए जाएंगे, ठीक है। तो और ये जो जगह की प्रोपोर्शन से पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन से इलेक्ट करके जाएंगे, 1 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर 1 सीट मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट, allocated seats to each British province were to be divided among the 3 principal communities। ये जो सीट एलोकेट की जाएगी, ये डिसाइड करने वाले जो कम्युनिटीज़ होंगे वो 3 कम्युनिटीज़ होंगे, ठीक है। तो एक है मुस्लिम, एक है सिख्स और एक है जनरल। तो मुस्लिम और सिख्स तो जानते ही है, और मुस्लिम और सिख्स को छोड़कर जो भी है वो जनरल है, ठीक है। तो वोटिंग मेथड क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि अलग अलग लोगों की अलग अलग वोट, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन जुलाई टू अगस्त 1946। तो ये इलेक्शन जुलाई से अगस्त तक चली थी 1946 में। 1946 का जुलाई से अगस्त तक ये इलेक्शन चला था। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे बोला गया नेशनल कांग्रेस ओन 208 सीट्स, द मुस्लिम लीग ओन 73 सीट्स एंड इंडिपेंडेंट्स गॉट रिमेनिंग 15 सीट्स। तो देखिए 296 सीट्स के लिए जो वोट हुए उनमें नेशनल कांग्रेस जीते 208 सीट्स, मुस्लिम लीग जो है वो लोग जीते 73 सीट्स, और जो निर्दलीय प्रार्थी है वो जीते, स्वाधीन निर्दलीय प्रार्थी वो जीते बाकी 15 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या बोला गया, 93 सीट्स एलोकेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स were not filled as they decided to stay away from the constituent assembly। यहाँ पे और एक बात है, बट ये जो 93 सीट्स थे प्रिंसली स्टेट्स के लिए वो पूरा नहीं हुआ, वो भरी नहीं, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर रहने की फैसला लिए थे। नॉट फिल्ड बिकॉज they decided to stay away from constituent assembly, ठीक है। तो देखिए ये जो और एक बात, ये जो असेंबली है इसमें सभी बहुत सारी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ उस टाइम की इंक्लूडेड थे। यहाँ पे बोला हुआ है असेंबली इंक्लूडेड ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम की सब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ असेंबली में इंक्लूडेड थे, बट एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना। महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना नहीं थे उनमें इंक्लूडेड। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन 2 पर्सनालिटीज़ इंक्लूडेड नहीं थे, ये क्वेश्चन आए तो क्या बोलेंगे, एम ए जिन्ना और महात्मा गांधी। तो ये लोग ये सपोर्ट नहीं किया होंगे, तो इसलिए इंक्लूडेड नहीं थे। गाइस यही है, आज यही तक ही है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग वो क्या क्या होते थे उसके बारे में। तो उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। गाइज़ यही है, आज यही तक।